बैंकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर? ये तस्वीर आपको मैंने इसलिए डाली है ताकि आपको ये पता चल सके कि पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग का किरदार डे वन से कितना इंपॉर्टेंट था कि कायदे-ए-आज़म ने जो चंद अदारे खुद बनाए शुरू में, उनमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी था। तो आपको पेपर में अगर सवाल आता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किसने किया, तो वो कायदे-ए-आज़म ने किया है, उसके ऊपर आपने कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जुलाई के अंदर कायदे-ए-आज़म ने खुद अपने हाथों से इसका इफ्तिताह किया और वो गोल्डन की थी। मैंने एज इट इज इसको आप चेक भी कर सकते हैं, गोल्डन की से कायदे-ए-आज़म स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कर रहे हैं। और उसकी भी रीजन ये थी कि जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, तो जो ब्रिटिश राज था उन्होंने इसके रिजर्व्स को डिवाइड किया, आधा पाकिस्तान को दे दिया, आधा इंडिया को दे दिया। जब आधा पाकिस्तान इंडिया को दे दिया तो इंडिया ने क्या किया कि वो पाकिस्तान के रिजर्व के अंदर से थोड़ा सा पैसे ऊपर नीचे किए और पाकिस्तान को जितना हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो एक पॉलिटिकल डिस्कशन है, लेकिन उस वक्त कायदे-ए-आज़म ने कहा कि हमें अपना बैंक बनाना है, तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कब रखी? 1948 के अंदर। तो बैंक एक, इससे आपको पता चलता है कि किसी भी मुल्क के अंदर, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बैंक का किरदार किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए एक बैकबोन से भी कोई अगली चीज़ अगर है तो वो बैंक है। वैसे बैकबोन में भी आता है, बैंक में भी आता है, तो बड़ी रेलेवेंस भी है इसकी वजह से। अगली चीज़ देखते हैं। अब हमने ये देखना है बेसिक डेफिनेशन बैंक। सब ने देखा होगा बचपन से, आप अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपने अंकल के साथ किसी ना किसी सिनेरियो में बैंक जाते होंगे। अब जब बैंक जाते होंगे तो आपके जहन में बड़े सवाल आते होंगे। कभी ये भी आता होगा एटीएम में पैसे कहाँ से आते हैं, बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं, हम एक चेक देते हैं, पैसे हमें वापस मिल जाते हैं, पैसे जाके डिपॉजिट करते हैं तो उसकी जगह पर सिर्फ रसीद मिलती है। आपने 5 लाख रुपया दिया, इतने ज़्यादा नोट थे, उसकी जगह पर आपको एक रसीद मिल गई। अब ये बैंक एक कस्टोडियन होता है, बैंक एक प्रोटेक्टर होता है आपके फंड्स का, आपके पैसों का। बैंक के 3 मेजर काम हैं। पहला, बैंक कैसे 3 मेजर काम अपने कैसे सर अंजाम देता है, हाउ दिस थिंग वर्क बेसिकली। रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट्स, बैंक के अंदर जाके आप पैसे डिपॉजिट करते हैं। बैंक के अंदर आपने अकाउंट खुलवाया, आपके बाबा की, आपकी मामा की अगर वर्किंग है तो उनकी सैलरी आती होगी आपके बैंक अकाउंट के अंदर, मैसेज आता होगा, खुशी की लहर दौड़ जाती है बंदे को कि आज सैलरी आ गई। किधर आई सैलरी? बैंक में आई। ठीक है, तो रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट हो गया आपका। ठीक है, दूसरी चीज़ है लैंडिंग। लैंडिंग का मतलब उधार देना, और इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग भी एक तरह का उधार होता है, लेकिन कस्टमर जिसको पैसे दे रहा होता है वो आगे जाके आपको पता चलेगा कंपनी को खरीद लेता है जब इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसमें वो शेयर परचेज कर लेता है। और लैंडिंग क्या होती है? लैंडिंग का मतलब क्रेडिट कार्ड, लोन, ऑटो लोन, हाउस लोन, ये सारे बैंक देते हैं। आपने प्रमोशन एक्टिविटी देखी होगी कि जी सबसे ज़्यादा बैंक अल्फ्राज क्रेडिट कार्ड बेचने में सबसे आगे, सिल्क बैंक क्रेडिट कार्ड बेचने में सबसे आगे। उसके बाद देखते हैं हाउस लोन में हबीब बैंक लिमिटेड ने ये ऑफर कर दी, ऑटो लोन लेने के लिए आप हमारे पास आएँ। ये सारी मिसालें क्या हैं? इन्वेस्टमेंट लैंडिंग की मिसालें। ये बैंक का दूसरा काम है। जब वो पैसे लेता है आपसे तो वो किसी जगह पर जाके उसको इन्वेस्ट करता है, आपसे लेता है और आपकी जगह पे इन्वेस्ट देता है। अब बैंक के कुछ अपने पैसे भी होते हैं और कुछ आपके पैसे भी होते हैं, तो बैंक दोनों पैसों का मिक्स करके वो लैंडिंग कर रहा होता है। तीसरी बड़ी मजे की चीज़ है, और ये बड़ी एक्साइटिंग चीज़ भी है, कि कलेक्शन एजेंट। अब कलेक्शन एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट वैसे भी लफ्ज़ एक ऐसा लगता है, वो सऊदी जाने के लिए एजेंट को पैसे दिए, बंदा भाग गया, लेकिन बैंक नहीं भागता। कलेक्शन एजेंट का मतलब क्या है कि बैंक आपके दरमियान एजेंट का काम कर रहा होता है। ये आप हैं, ये आपने जिसको पैसे देने हैं, और बैंक दरमियान में एज ए एजेंट काम कर रहा होता है। अब इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल से आपको बात समझ में आएगी। आपने कभी सोचा है कि आपके घर जो नलका लगा हुआ है उसका पानी का बिल तो वासा से आता है, लेकिन जमा आप बैंक में करवाते हैं। आप वासा में जाके क्यों नहीं डायरेक्ट जमा करवाते हैं? शायद किसी दौर में वासा डायरेक्ट पैसे लेता हो, लेकिन जब बैंक ने एज ए कलेक्शन एजेंट अपने रोल को चेंज किया तो वासा ने कहा कि मेरा काम पानी प्रोवाइड करना है, मेरा काम पैसे लेना नहीं है, आप पैसे ले लें। तो बैंक ने क्या किया? एज ए एजेंट काम किया वासा के लिए। अब पानी का बिल आपको आता है, आप जाते हैं बैंक में जमा कराते हैं और बैंक जाके वासा को दे देता है। अब वैसा का एक अकाउंट खुला होता है बैंक के अंदर, उसके अंदर पैसे जा रहे होते हैं। सेम इज द केस विद इलेक्ट्रिसिटी। अब बिजली आपको वापडा से आती है, वापडा से जब बिजली आई तो पैसे आप वापडा हाउस जाके जमा करवाएं या किसी वापडा के दफ्तर में जाके जमा करवाएं? नहीं, वो कहता है जी मेरा ये बैंक है, आप इस बैंक के अंदर जमा करवाएं। और तकरीबन सारे बैंक एज ए एजेंट काम कर रहे होते हैं। जब सारे बैंक एज ए एजेंट काम कर रहे होते हैं तो वो एज ए एजेंट आपसे पैसे ले रहे होते हैं, और आप उस कंपनी के बिहाफ पे आपसे पैसे लेते हैं और वो कंपनी को पैसे दोबारा वापस कर देते हैं। उसमें बैंक अपने कोई चार्जेस नहीं लेता, वो एज ए एजेंट काम कर रहा होता है। अब बैंकों से क्या फायदा होता है? उनके पास डेली डिपॉजिट्स बढ़ रहे होते हैं। आप सोचें कि वापडा टाउन के अंदर एक बैंक है जो सारे वापडा टाउन के लोगों के पैसे या जोहर टाउन के लोगों के पैसे अपने पास एक्सेप्ट करता है। जेल रोड के ऊपर एक बैंक है पैसे, तो उनको डेली बेसिस के ऊपर उनके पास पैसे आ रहे होते हैं। तो ये उनका एक, आप कह लें कि एक बिजनेस मॉडल है कि वो एज ए एजेंट काम कर रहा होता है। ठीक हो गया जी? तो बैंक के 3 मेजर काम: आपसे डिपॉजिट लेना,
आप ही लोगों को या आपके जैसे कस्टमर्स को उधार देना, और तीसरा एज ए एजेंट काम करना। ये बैंक के 3 प्राइमरी फंक्शन है। तो आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कितने प्राइमरी फंक्शन है किसी बैंक के, तो आप कह सकते हैं अगर सिलेक्शन है 1 2 3 तो आप 3 सिलेक्ट करें, 3 आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है ये, पीछे झंडा फ्रांस का। आपको बुक के अंदर ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि बैंक की हिस्ट्री क्या है, और बैंक की हिस्ट्री से ज़्यादा बैंक के नाम की हिस्ट्री पे उनका फोकस था। तो मैंने किताब से इसको पिक किया है ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि बुक के अंदर कोई चीज़ ऐसी ना आए जो आप कहें कि ये बैंक के इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं बताई गई। तो ये एक बैंक, इसको भी एज अ बैंक ही पढ़ते हैं। फ्रेंच लोगों का ये कहना था, फ्रांसीसी लोग ये कहते थे कि जी हमने बनाया है, ये हमारा लफ्ज़ है बैंक, और बैंक का मतलब जी वो कहते थे जी ये बेंच है या कुछ इस तरह की डेफिनेशन कहते थे। 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि ये हमारा लफ्ज़ है। पहला फ्रांस, उसके बाद दूसरा आ गया इटली। इटली भी कहता है जी ये मेरा वर्ड है बैंकस, या इसको जो भी है इसकी प्रोनाउंसिएशन है, वो कहता है जी ये मेरा वर्ड है और ये मैंने स्टार्ट किया है, कि मेरी मुल्क में स्टार्ट हुआ। इटालियन बैंक्स का एक हिस्ट्री के अंदर बड़ा नाम है जी, हमने ये स्टार्ट किया। लेकिन इसके बाद सबसे ऊपर एक बड़ा मुल्क आता है, और मैं बड़ा मुल्क इसलिए उसको कह रहा हूँ क्योंकि वो एक मुल्क ऐसा है जिसने हमेशा से कोशिश की है कि दुनिया के ऊपर रूल किया जाए। दुनिया पे रूल करने के लिए उसने वॉर्स भी की उसने, लेकिन अगर अब उसके रोल को देखा जाए तो उसने अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में, अपने फाइनेंशियल सेक्टर में, अपने रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा ग्रो किया, और इस वक्त वो मार्केट में डोमिनेंट है। वो है जी जर्मनी। आप अच्छी से अच्छी गाड़ी उठा के देख लें, मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई, कुछ आप अच्छी से अच्छी गाड़ी उठा के देख लें, सारी की सारी जर्मन गाड़ियाँ होती हैं। अब जर्मन का एक नया इसके अंदर फलसफा, वो कहते हैं कि हमारा लफ्ज़ है एक बैग। ये बैग जो लफ्ज़ है जर्मन लैंग्वेज का है, और इसका मतलब है जी जॉइंट स्टॉक ऑफ मनी। जॉइंट स्टॉक का मतलब क्या है, ये आपको कंपनी के अंदर भी आएगा, क्वेश्चन आ सकता है जॉइंट स्टॉक कंपनी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर। जॉइंट स्टॉक का मतलब है कि एक जगह पे इकट्ठा करना। एक जगह पे इकट्ठा करना मतलब पैसों को इकट्ठा करना। तो वो कहता है कि बैग का मतलब ये है कि जब एक जगह पे पैसे इकट्ठे होते थे तो वहां से वर्ड ड्राइव हो। आज की तारीख में जैसे मैंने पहले बताया, बैंक पैसों को इकट्ठा करता है। जब बैंक पैसों को इकट्ठा करता है तो जर्मनी ने कहा ये जो बैग वर्ड है यहाँ से निकला है, और ये इटालियंस, क्योंकि हमने लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इटली के ऊपर अपनी हुकूमत बना ली थी, तो इटली ने हमारी लैंग्वेज, हमारी उसको यूज़ करके उसमें से लफ्ज़ ड्राइव कर लिया बैग का। ठीक है, तो ये जर्मनी भी क्लेम करता है। तो ये 3 डेफिनेशन मुख्तलिफ जगह पे चलती हैं। जिस तरह का सवाल आएगा आप उसके अकॉर्डिंगली जवाब इसको दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल डिबेट है जिसके ऊपर वो तीनों कंट्री अपना अपना क्लेम करते हैं। अब जब वो जर्मनी और इटली का लफ्ज़ का जब कह लें कि इकट्ठा होता है वो लफ्ज़, तो वो निकलता है बैंको। इस पे सारे एग्री हैं कि इसका सबसे पहला नाम बैंको था, जिसको बेंच कहते थे, और जो लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं वो बेंच के ऊपर बैठ के अपनी डीलिंग करते थे। बेंच के ऊपर वो इधर अपनी किताबें रख लेता होगा, इधर वो खुद बैठता होगा, इधर पैसे रख लेता होगा या जो भी। लेकिन ये मैंने पुराना बेंच की इसलिए डाली है कि इस तरह का बेंच होता होगा लकड़ी का या लोहे का, जिस पे बैठ के वो बिजनेस करता था, और वो उसको, ये पूरा का पूरा बैंक था। ये पूरा का पूरा बैंक है। ये वो बैंक नहीं है जिसके अंदर आज की तारीख में एयर कंडीशन लगा हुआ और सोफे लगे हुए और आप बैठे हुए हैं, गार्ड बाहर खड़ा है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा बेंच है जिसके ऊपर बैंक पूरा का पूरा बना हुआ है। तो जो बेंच पे बैठ के काम करते थे वो पूरा का पूरा बैंक कहलाता था। अगली स्लाइड पे चलते हैं। मैंने ये डाली है जी, ऐसा लग रहा है ना गोस्ट फिल्म स्टार्ट होने लगी है, लेकिन ये गोस्ट फिल्म नहीं है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डाला है आपको ये बताने के लिए कि ये बेंच की अगली स्टोरी क्या होती थी। बेंच की अगली स्टोरी क्या होती थी, देखें मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड है कि मोहल्ले के अंदर एक कमेटी डलती है। अब मेले के अंदर जब मोहल्ले के अंदर कमेटी डलती है तो उसमें एक आंटी या अंकल होते हैं जो कमेटी डालते हैं। अब लेट्स सपोज 10,000 रुपये की कमेटी डली और 10 बंदों ने डिसाइड कर लिया कि जी 10,000 पर बंदा देगा और 1 लाख रुपए की कमेटी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कमेटी स्मूथ चल रही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं करते हैं कि लड़ाई होगी, कमेटी टूट गई। अब जब कमेटी टूट गई तो इसका मतलब ये है कि वो कमेटी इंसॉल्वेंट हो गई, वो खत्म हो गई। दूसरे मानव अगर बैंकिंग टर्म यूज़ करें तो कहते हैं जी वो बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट का मतलब ये है कि आपका नुकसान हो गया, आप खत्म हो गया, सब कुछ चला गया आपके हाथ से। तो ये 2 टर्म है जो बैंक के अंदर बड़ी यूज़ होती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इसलिए क्योंकि इससे अगली स्लाइड के ऊपर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बताएगा आपको। तो मैंने आपको बताया कि इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, मतलब पॉकेट खाली, खत्म, क्लोज, कमेटी टूट गई। इसलिए कई बैंक भी ऐसे होते हैं, अगर आप देखें आज की तारीख में, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, आप ये देखें कि गूगल कीजिएगा रेटिंग ऑफ समिट बैंक ऑन द वेबसाइट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान।
अभी पिछले दिनों में एक मैसेज भी वायरल आना शुरू हुआ था कि समिट बैंक बंद होने लगा, आप अपने अपने पैसे निकलवा लें। तो उस पर समिट बैंक ने एक नोटिफिकेशन दिया था, नहीं जी हम कहीं पे नहीं जा रहे, कोई इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे, कोई बैंकरप्ट नहीं हो रहा, हम बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन अगर आप समिट बैंक की रेटिंग देखें स्टेट बैंक के ऊपर, विच आई डोंट से राइट नाउ, बट इफ यू विल सी इट यू विल कम टू नो दैट व्हाट इट इज रेटिंग। तो स्टेट बैंक हर चीज़ की एक रेटिंग देता है। जैसे फलानी आंटी बड़ी अच्छी कमेटी डालती हैं, सारे नामे टाइम पे आते हैं, सारे बंदों को पैसे बड़े जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन वो दूसरा है कि नहीं उधर ना कमेटी डालना, उनकी कमेटी में वो ऐसे बाद में टूट जाती है, ये होती है। तो ये दोनों सिनेरियो चल रहे होते हैं। इसी तरह बैंक की भी रेटिंग होती है, अच्छा बैंक, बुरा बैंक, और इस तरह उनकी रेटिंग A B C D होती है। A बहुत अच्छी होती है, B सेकेंडरी होती है, C थर्ड होती है और D बिल्कुल मतलब लोएस्ट रेटिंग होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो इंसॉल्वेंट हुआ है, क्योंकि अगर इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो रही है तो स्टेट बैंक अपनी वेबसाइट के ऊपर बता देता है कि ये बैंक खत्म हो गया है, अब जिन जिन के डिपॉजिट है वो हमारे पास आ जाए क्लेम करने के लिए, हम उनको पैसे देने हैं। अब ये तो हो गया आज की तारीख में। अब एक बंदा अगर बेंच पे बैठ के बैंकिंग कर रहा है और अगर वो बैंकरप्ट हो जाए तो उसका क्या हाल करते होंगे? उसका ये हाल करते थे कि हिस्ट्री के अंदर जिन जिन लोगों के वो जो कमेटी डाली होती थी उसने 10 बंदे आते थे उसके डेस्क के ऊपर और उसके बेंच को तोड़ देते थे, तो सबको पता चल जाता था कि ये बंदा बैंकरप्ट हो गया। अब मैंने कहा बेंच को क्या तोड़ना है, इसकी रेलिवेंट मिसाल बनाते हैं। अब ये देखें, इसके ऊपर अगर कमेटी डली हो, इसके ऊपर अगर बैंकिंग हो रही हो और वो अगर बैंकरप्ट हो जाए तो उसका ये हाल करेंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब ये आप एक रेलिवेंस ज़हन में रखें कि जब आपका बैंक करप्ट इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका मतलब है इट इज डिस्ट्रॉयड, इट इज नो मोर, एंड देन यू हैव टू फाइट टू गेट योर राइट। ठीक है नहीं, फाइट यानी लीगल फाइट। आप स्टेट बैंक के पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे मेरा डिपॉजिट था, ये बैंक खत्म हो गया, मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। तो मतलब एक प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। लेकिन पहले जो कि इतना प्रोसेस नहीं होता होगा तो वो सिंपल आते थे सारे के सारे और बेंच को तोड़ देते थे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब अकॉर्डिंग टू बुक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अंदर अगर आप देखें तो काइंड्स ऑफ बैंक, कितनी तरह के बैंक होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। अगर उनको कैटेगराइज करें तो देयर आर 8 टाइप ऑफ डिफरेंट बैंक्स। कितने जी? 8 टाइप ऑफ डिफरेंट बैंक्स विच ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड। अब वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज, पहले बैंक का एक ही रोल होता होगा कि आप उनको पैसे दें वो आपको पैसे उधार दे देगा, आप उनको पैसे दें वो आपको पैसे उधार दे देगा। लेकिन अब क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स, जैसे हर चीज़ चेंज हो रही है, जैसे अगर आपको याद होगा कि पहले एक नोकिया का छोटा सा फ़ोन होता था, अब स्मार्टफोन है। इसी तरह बैंकिंग ने भी एक एवोल्यूशन, बैंकिंग के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आई। तो जैसे जैसे बैंक का रोल बढ़ता गया उस तरह से बैंकों की कैटेगरी बनती गई। बैंकों की जब कैटेगरी बनती गई तो फिर जो लिखने वाले थे, जो पीछे से जो बैंकिंग इंडस्ट्री को चला रहे थे, उन्होंने कहा कि हर बैंक हर कैटेगरी का डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि ऑटोमेटिक कार का मैकेनिक डिफरेंट है, मैनुअल कार का मैकेनिक डिफरेंट है, दोनों को डील करने का तरीका डिफरेंट है। साइकिल को चलाने के मैकेनिक्स कुछ और होते हैं, बाइक को चलाने के मैकेनिक्स कुछ और होते हैं। इसीलिए फिर स्पेशलाइज कैटेगरी के लिए डिफरेंट बैंक बन गए। अब वो उनको कैटेगराइज कैसे किया? 8 कैटेगरीज के अंदर हमने उनको किया। अब वो 8 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं अभी हम आपके सामने डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली कैटेगरी क्या है जी? अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन। सो अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन कैसे है जी ये, कि किस तरीके से रजिस्टर हुआ बैंक। अब बैंक के रजिस्ट्रेशन के 2 प्रोसेस हैं कि पहले बैंक कैसे शुरू होता था। बैंक कैसे शुरू होता था जी? चार्टर्ड बैंक। अब चार्टर्ड बैंक का मतलब ये है कि जो कि शाही फरमान से, जो कि किंग उस वक़्त का एक हुक्मनामा जारी करता था कि एक बैंक को बना दिया जाए। अब चार्टर्ड बैंक जो बनता था वो शाही फरमान से, रॉयल डिक्री से बनता था। ठीक हो गया जी। दूसरा जी बैंक जो बनता था स्टैट्यूटरी। अब स्टैट्यूटरी बैंक जैसे बनता था वो ये है कि अब जैसे जैसे बादशाहत ख़त्म हुई वो गवर्नमेंट पार्लियामेंट के पास आ गई। पार्लियामेंट का मतलब ये है कि जो इलेक्टेबल थे, जो अपने हुकूमत, जैसे हमारे मुल्क के अंदर भी कोई बादशाह नहीं है, हुकूमत अब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत पार्लियामेंट में चलती है। तो पार्लियामेंट में सब बंदों ने एग्री किया और जब सब बंदों ने एग्री कर दिया कि एक बैंक को बना दिया जाए तो एक बैंक बन गया। तो अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन इसकी 2 टाइप है। ये पुरानी टाइप है जिसमें एक बादशाह बैंक का इजाज़तनामा देता था कि बैंक बना लो। जैसे इंग्लैंड के अंदर अगर बैंक देखें तो सारे चार्टर्ड थे पहले, क्योंकि इंग्लैंड में रूलर जो था पहले क्वीन थी या पहले किंग था, तो किंग उसका हुक्मनामा जारी करता था कि बैंक को बना दिया जाए। ये हो गया एक बंदे का डिसीजन। और ये जो स्टैट्यूटरी है इसका मतलब ये है कि आपने पार्लियामेंट के अंदर डिसाइड किया, बंदों ने बैठ के डिसाइड किया, एक कॉमन डिसीजन हुआ और उस कॉमन डिसीजन के तहत हमारा बैंक बन गया। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। दूसरा है जी अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन।
अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज डिसाइडेड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन पाकिस्तान। और इसी तरह इंडिया में दूसरे मुल्कों में सेंट्रल बैंक के जो सेंट्रल बैंक होते हैं, यूएई के अंदर जो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई है, इसी तरह इंग्लैंड के अंदर सेंट्रल बैंक होगा। अब अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन के अंदर स्केड्यूल्ड बैंक है और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक है। अब स्केड्यूल्ड बैंक अगर पाकिस्तान की बात करें तो हर वो बैंक जो स्टेट बैंक से अप्रूव है और उनकी अप्रूव्ड बैंकिंग लिस्ट के अंदर उनकी वेबसाइट पे है, वो शेड्यूल्ड बैंक होगा। सो ऐसा बैंक जिसको स्टेट बैंक खुद कंट्रोल करता हो और स्टेट बैंक की सारी पॉलिसीज उसके ऊपर लागू होती हों, वो आपका शेड्यूल्ड बैंक है। दूसरा है नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। अब नॉन स्केड्यूल्ड बैंक वो कौन से हैं? इनकी प्रोसेस गाइडलाइन तो होती है बट दे आर नॉट गवर्न्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो ये एक क्लियर कट डिफरेंस है दोनों बैंकों के अंदर। ये वाले जो बैंक हैं वो आपके स्केड्यूल्ड हैं और ये स्केड्यूल्ड बैंक जो है आपके स्टेट बैंक इनको रेगुलेट करता है। और ये वाले जो बैंक हैं उनको आप क्या करते हैं जी, अल्लाह भला करे आपका, उनको आप करते हैं जी नॉन स्केड्यूल्ड बैंक है। और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक का मतलब ये है कि ये स्टेट बैंक की पॉलिसीज के ऊपर उनको फॉलो नहीं करना पड़ता। ठीक हो गया जी, समझ में आई? आई थिंक आपको इसको मैं थोड़ा सा और रिपीट कर दूँ। रजिस्ट्रेशन करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्केड्यूल्ड बैंक वो हैं जिनको स्टेट बैंक की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक वो हैं जिनको स्टेट बैंक की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करना पड़ता। नॉर्मली ये आपके कंट्री लेवल के बैंक होते हैं और ये वाले बैंक जो होते हैं आपके नॉर्मली प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होते हैं। प्रोविंशियल लेवल के मतलब ये है कि सिंध के अंदर जो बैंक होंगे जो सिर्फ अपने प्रोविंस के अंदर कर सके बिजनेस कर सकते हैं, उनको स्टेट बैंक की इजाजत लेने की या पॉलिसीज को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक हो गया जी? तीसरी टाइप जी, मनी क्रिएटिव बैंक। दिस इज द एसेंस ऑफ बैंकिंग बेसिकली। क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना, कमर्शियल बैंक, हर बैंक आपका कमर्शियल होता है। अब आपके ज़हन में आता है, पहली चीज़ अगर कमर्शियल बैंक को देखें तो आपके ज़हन में आती है मुस्लिम कमर्शियल बैंक। उन्होंने अपने नाम में लिखा हुआ है मुस्लिम कमर्शियल बैंक, लेकिन अलाइड बैंक भी कमर्शियल बैंक है, HBL भी कमर्शियल बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी कमर्शियल बैंक है, चाहे उसके नाम के अंदर चार्टर्ड आ रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की हिस्ट्री है कि वो जब पहले कभी बना होगा तो रॉयल डिग्री से बना होगा, लेकिन अब वो भी एक कमर्शियल बैंक है, लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया। सो वो सिर्फ नाम के लिए यूज़ करते हैं। तो मुस्लिम कमर्शियल बैंक खाली कमर्शियल बैंक नहीं है। तो मनी क्रिएटिव बैंक नाम से जाहिर है इनका एक ही एजेंडा होता है, दैट वी वांट टू मेक प्रॉफिट, वी वांट टू मेक मनी। दैट इज व्हाई इफ यू सी कि बैंक अल्फला की स्ट्रैटेजी है कि मैं एक कमर्शियल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक बनना चाहता हूँ। आप देखते हैं नॉर्मली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग बट इंशाल्लाह आई विल नॉट बी रॉन्ग, आपको ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड सिल्क बैंक और बैंक अल्फला के नजर आएंगे। आपको बैंक ऑफ पंजाब का क्रेडिट कार्ड नजर नहीं आएगा, आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड नजर नहीं आएगा, इसके अलावा आपको बैंक ऑफ खैबर का क्रेडिट कार्ड नजर नहीं आएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको HBL का क्रेडिट कार्ड नजर नहीं आएगा। डेबिट कार्ड जरूर नजर आ सकता है क्योंकि डेबिट कार्ड तो वही है जो आप अपने पैसे यूज कर लें। तो कमर्शियल बैंक का पर्सपेक्टिव क्या होता है? पैसे बनाना। पैसे कब बनाता है? जब क्रेडिट कार्ड देता है। क्रेडिट का मतलब है कि आपने उधार से उनसे पैसे ले लिए, उसके बाद आप मिनिमम पेमेंट जमा करवाते हैं, और जब आप मिनिमम पेमेंट जमा करवाते हैं इसका मतलब है ही इज मेकिंग मनी। सो ये वाला जो पोर्शन है आपका, अगर बुक अगर देखें तो आपका बैंकिंग के फौरन बाद दूसरा चैप्टर कमर्शियल बैंक है। बाकी वो किसी बैंक की डिस्कशन डिटेल में नहीं करेंगे, कमर्शियल बैंकिंग कमर्शियल डिटेल में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको बैंकिंग, आज की बैंकिंग कमर्शियल बैंकिंग है। ठीक है? तो मनी क्रिएटिव बैंक्स के अंदर सेंट्रल बैंक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रल बैंक पैसे कैसे कमाता है? सेंट्रल बैंक बहुत पैसे कमाता है। आप ये देखें कि कहते हैं जी, वो आप खबरों में सुनते होंगे कि हुकूमत ने T-बिल, सेंट्रल बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने T-बिल इशू कर दी। अब T-बिल क्या है? सेंट्रल बैंक किनको पैसे देता है? सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को पैसे उधार देता है। सेंट्रल बैंक खुद एक बॉडी है, हुकूमत पाकिस्तान उसके पास जाती है, मैंने ये प्रोजेक्ट करना है, मुझे इसके लिए पैसे दे दें, उसके लिए वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, उसके लिए वो T-बिल इशू करते हैं, इसके लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, उसकी हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो BCom का सब्जेक्ट बन देता है। लेकिन आपने अभी ये ज़हन में रखना है कि सेंट्रल बैंक जो है वो मुल्क को, गवर्नमेंट को पैसे उधार देता है, कमर्शियल बैंक लोगों को पैसे उधार देता है। लेकिन समटाइम सेंट्रल बैंक जब कोई बड़ी ट्रांजेक्शन, जब बड़े पैसे लगाने के लिए करता है, तो वो इन लोगों को भी कहता है कि मैं ये लेट सपोज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को 1000 मिलियन देने लगा हूँ, 5000 मिलियन मैंने देने हैं, 500 मिलियन मैंने देने हैं, बाकी 500 मिलियन के लिए आप कोई है ऐसा बैंक जो मुझे पैसे दे?
तो यहाँ से कमर्शियल बैंक 3-4 बैंक इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कंसोर्शियम बन गया। वो एक आगे कंसोर्शियम टाइप ऑफ बैंक्स भी आएगी जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको फ्लेवर दूंगा।